हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर एमलगमेशन। एमलगमेशन में वेंडर कंपनी होती है, परचेजिंग कंपनी होती है। हमने आपको क्या सिखा दिया है अभी तक एमलगमेशन चैप्टर में कि परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम आपको सिखा चुके हैं। परचेज कंसिडरेशन कैसे निकाला जाएगा। फिर मैंने आपको बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी, ये भी मैं आपको लास्ट क्लास में सिखा चुका हूं। अभी प्रैक्टिस आगे चलेगी, चिंता ना करें। अब बात आती है सर परचेजिंग कंपनी की। बात बताओ कि परचेजिंग कंपनी के बुक्स में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो आज हम इसी की शुरुआत आपके साथ करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप एग्जाम में कंफर्टेबल रहना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्टर पर कंसेप्ट को नोट करना पड़ेगा, अपने हाथों से नोट करना पड़ेगा। जब हम अपने हाथों से नोट बनाते हैं तो हमें याद रहती है। और फिर मैंने कहा था एक रजिस्टर बनाइए प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस रजिस्टर की मेरे हिसाब से इतनी रेलिवेंस होती नहीं है, लेकिन कंसेप्ट को हमें एक जगह पर रखना होता है, टाइम टू टाइम रिवाइज करना होता है। तो जहां पर आप कंसेप्ट नोट कर रहे थे वहां पर मैंने अभी तक आपको परचेज कंसिडरेशन की एक नोटिंग करवा दी थी कि परचेज कंसिडरेशन कैसे निकाला जाता है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको वेंडर कंपनी की बुक्स का ट्रीटमेंट जो है वो भी मैंने आपको नोट करवा दिया था। ये मैंने आपको नोट करवा दिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। अब आज की क्लास में हम आगे चलेंगे और अब हम बात करेंगे आपसे कि सर परचेजिंग कंपनी की बुक्स में कैसे ट्रीटमेंट होता है। तो अभी आप जहां पर प्रैक्टिस करें ना वहां बना लीजिए और फिर इसको फाइनलाइज करके अपने कंसेप्ट के नोट में डाल लेना। मैंने अभी बनाए नहीं है तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बना करके वो दिखा दूंगा। तो अभी आप कंसेप्ट वाले पेज पे ना लिखें, अभी आप प्रैक्टिस वाले पेज के ऊपर मेरे साथ नोट करेंगे और फिर हम इसको रिफाइन करके वहां पर ऐड कर लेंगे। सबसे पहले तो बेटे क्या होता है कि ये जो AS14 है अमेलगमेशन पे जो एप्लीकेबल होता है, अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन, ठीक है, मेरे साथ साथ आपने नोट करना है। अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन AS14 ये कहता है कि सर दो तरह की कंपनीज हैं। एक तो है वेंडर कंपनी जिसकी बुक्स क्लोज हो रही हैं, जिसकी बुक्स क्लोज हो रही हैं उस पर AS14 कहता है हमारा कोई काम नहीं है। यानी ये न्यू कंपनी की बुक्स में जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में बताता है। जो कंपनी बंद हो रही है वहां एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर लगा के बुक्स को क्लोज करना है। यानी वेंडर कंपनी की बुक्स में कोई टेक्निकल काम करने को AS14 नहीं कहता। AS14 जो भी कहता है वो परचेजिंग कंपनी के रिस्पेक्ट में कहता है कि परचेजिंग कंपनी को इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए। ठीक है सर, कैसे करनी चाहिए बताओ। तो AS14 कहता है कि परचेज जो न्यू कंपनी है उसके पास दो तरह की सिचुएशन आएंगी। एमलगमेशन दो तरह की होती है। एक होती है इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ मर्जर, और दूसरी होती है इन द नेचर ऑफ परचेज। AS14 में लिखा हुआ है इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ परचेज। AS14 को लिखना चाहिए था इन द नेचर ऑफ परचेज एंड इन द नेचर ऑफ मर्जर। इसका सीक्वेंस उसको उल्टा लिखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बच्चे को लगता है कि सर मर्जर मेथड पहले लिखा है तो मर्जर मेथड तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं बेटे, 95% एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो भी आप देखेंगे, रियल लाइफ क्वेश्चन देखेंगे, उन सब में नेचर ऑफ परचेज ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मर्जर का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन सीक्वेंस में पहले लिखा होता है मर्जर और फिर लिखा होता है परचेज, तो बच्चे मर्जर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, यानी इसमें कुछ खास बातें हैं जो आपको तंग करती हैं। लेकिन नेचर ऑफ परचेज बड़ी सिंपल सी सिचुएशन होती है, ऑर्डनरी सिचुएशन है जो हर जगह लगती है। 95% हमारे क्वेश्चन
परचेज मेथड के होते हैं, इसीलिए मैं आपके साथ पहले बात करूंगा किसकी, इन द नेचर ऑफ परचेज की। ठीक है, और आपको बता देता हूं कि जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना कहा जाए कि मर्जर मेथड हो, तब तक हमें परचेज मेथड ही लगाना है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि दो तरह की अमेलगमेशन होती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए परचेज मेथड होता है, और मैं आपके साथ परचेज मेथड से ही स्टार्ट करूंगा। बाद में जब हम मर्जर मेथड समझाएंगे तब हम इन चीजों को और डिटेल में बताएंगे। सर हमारी 95% सिचुएशन परचेज की ही होती हैं। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं समझ में आए तो भी परचेज मेथड लगाना। अगर क्वेश्चन में लिखा हो मर्जर मेथड तो ही मर्जर मेथड लगाते हैं, इसलिए अपना दिमाग मर्जर मेथड से हटा लो कि मर्जर क्या होता है, अभी बात करो परचेज मेथड, सिंपल। ठीक है सर, क्या बुक में भी इसके बारे में लिखा हुआ है? मैं आपको बुक से भी इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं, बाद में इसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। आपके पास कोई भी बुक हो, कोई भी मटेरियल हो, सब में यही लिखा हुआ मिलेगा कि अमेलगमेशन दो तरीके की होती है, एक तो होती है इन द नेचर ऑफ मर्जर और एक होती है इन द नेचर ऑफ परचेज। नाउ अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कब होती है? अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होती है विच सेटिस्फाइज ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस। हमारा एस कहता है कि सर बच्चों को बता दो कि टोटल 5 ऐसी कंडीशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर 5 की 5 कंडीशन किसी क्वेश्चन में लग जाएं तो मर्जर मेथड लगता है। यानी ये रेयरेस्ट सिचुएशन होती है, दिमाग को इस पर मत चलाना। पहले हो जाता है ना, हम जब लर्निंग करने लगते हैं तो हमारा दिमाग किसी चीज को पकड़ के बैठ जाता है कि सर पहले ये मर्जर है परचेज है, मर्जर है परचेज है। मैं कह रहा हूं जरूरत ही नहीं है। 95% क्वेश्चन परचेज के बनेंगे। क्यों बनेंगे? उसके लिए 5 में से 2 कंडीशन अभी दिखा रहा हूं, बाद में इसको दोबारा 5 कंडीशंस को दोबारा पढ़ाऊंगा। सबसे पहली कंडीशन है, देखो मर्जर के लिए 5 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन है टेकिंग ओवर ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपने सभी एसेट एक्वायर किए हैं, सभी लाइबिलिटीज एक्वायर की हैं, तो ही मर्जर मेथड संभव है। अगर आपने कोई एसेट एक्वायर नहीं किया, अगर आपने कोई लाइबिलिटी एक्वायर नहीं की, तो पहली कंडीशन यहीं पर फेल हो जाएगी। और जब पहली कंडीशन ही फेल हो जाएगी तो फिर यहां पर आपका मर्जर मेथड लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था, हम उसी क्वेश्चन को आज भी कंटिन्यू करेंगे, और उस क्वेश्चन में कुछ लिखा था, मैं आपको दिखाता हूं। उस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली लाइन में यह बात लिखी हुई थी कि परचेजिंग कंपनी टू टेक ओवर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश। परचेजिंग कंपनी ने कैश नहीं लिया, तो बताओ पहली शर्त टूट गई या नहीं टूटी? फिर साथ में लिखा था ए लिमिटेड टू टेक ओवर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सेप्ट इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स। यानी कि परचेजिंग कंपनी कह रही है कि हम लायबिलिटीज में आपकी इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स की लायबिलिटी को एक्वायर नहीं करेंगे। तो पहली लाइन ही आपको बता रही है कि आपकी शर्त टूट गई। अब बच्चा कई बार होता है कि सर मैं इतना ज्यादा तो मैंने पढ़ा नहीं है, तो मैं तो आपको इसीलिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो कोई ना कोई शर्तें टूट जाती हैं। तो पहली शर्त होती है कि अगर कोई भी एसेट या कोई भी लायबिलिटी आपने लेने से मना किया तो आपकी शर्त टूट गई और आप परचेज मेथड में फॉल करोगे। ठीक है, मैं दूसरी कंडीशन बताता हूं, इंपॉर्टेंट। आइए और मेरे साथ देखिए, मेरी ये कंडीशन है, कंडीशन नंबर 5, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर कंपनी एट बुक वैल्यूज। ये बड़ी टफ कंडीशन है। पहली कंडीशन तो जो थी वो तो कई बार क्वेश्चन में दिख भी जाती है, ये बहुत टफ कंडीशन है। ये कंडीशन क्या कहती है कि भाई परचेजिंग कंपनी जो एसेट खरीदेगी, जो लायबिलिटीज वो एक्वायर करेगी, उन्हें वो अपनी बुक्स पर सेम बुक वैल्यू पर लिखेगी।
अब बताओ, खुद सोचो, मैं एक परचेजिंग कंपनी हूं, मैंने किसी का बिजनेस खरीदा। जब मैं उसका बिजनेस खरीदूंगा तो उसकी बुक्स में बिल्डिंग आ रही थी 10 लाख रुपए की, समझना मेरी बात को। बिल्डिंग पुरानी थी, 10 लाख रुपए की आ रही थी, लेकिन जब मैंने उसके साथ में बिजनेस एग्रीमेंट किया तो उसने मुझसे बिल्डिंग के नाम के 5 करोड़ रुपए लिए हैं, 5 करोड़। उसी के हिसाब से मैंने उसको पैसे भी दिए हैं। तो जब मैं उसका बिजनेस रिकॉर्ड करूंगा, उसकी बिल्डिंग रिकॉर्ड करूंगा, तो ये कहता है कि गगन तुम्हें 10,000 रुपए के ऊपर रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। मैंने कहा भैया मैं नहीं मानता तेरी बात, मैं तो 5 करोड़ पे रिकॉर्ड करूंगा। यानी जब हम एसेट्स और लाइबिलिटीज में से किसी की भी वैल्यू को चेंज कर देंगे तो पांचवी कंडीशन टूटना तय है, और यही सबसे ज्यादा टूटती है। मैं आपको जो हमारा क्वेश्चन था उसमें भी दिखाता हूं। अब यहां पर बहुत ज्यादा खिचड़ी पक गई है, तो मैं एक काम कर देता हूं, इनको हटा देता हूं थोड़ी सी चीजों को, ताकि आप समझ पाओ। क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमने ये सब बातें लिख दी थी ना, तो मैं इसको यहां से थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूं, और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ जी। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि परचेजिंग कंपनी ने वैल्यू लगाई है लैंड एंड बिल्डिंग की 10 लाख, यानी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बदल गई। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 6 लाख है, और पेटेंट्स की वैल्यू कितनी है, 60,000। अब आप बताओ, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 5, ये दो मेन कंडीशन है जो हर क्वेश्चन में टूटती ही टूटती हैं। इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, परचेज मेथड लगाते हैं। क्योंकि हमारे ज्यादातर क्वेश्चन परचेज मेथड से बनते हैं, इसलिए मैं आपके साथ पहले परचेज मेथड डिस्कस करूंगा। और लकीली मेरा परचेज मेथड जो है सिंपल भी होता है, ठीक है। तो मर्जर कब होता है, एक बेसिक सी बात समझ लेते हैं। व्हेन ऑल द 5 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है। इन 5 कंडीशंस के बारे में बाद में आराम से आपसे बात कर लेंगे। पहला है टेकिंग ओवर ऑफ ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये पहली कंडीशन है। और लास्ट कंडीशन थी कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टू बी टेकन ओवर एट देयर बुक वैल्यू, टेकन ओवर एट देयर बुक वैल्यू, ठीक है। इनको मैं बाद में लिखवाऊंगा, इसलिए मैंने अभी इसको प्रॉपरली भी नहीं लिखा है। तो ये दो कंडीशन ये भी हमने पढ़ी हैं, और ये दोनों ही हर क्वेश्चन में टूट जाएंगी, इसलिए हम हमेशा क्या फॉलो करेंगे, परचेज मेथड फॉलो करेंगे। अब परचेज मेथड के अंदर हम लोग क्या ट्रीटमेंट है पहले वो लिखते हैं। हमेशा परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एग्जामिनर या एग्जाम में आपसे एंट्रीज मांगी जाएंगी। वेंडर की बुक्स में अकाउंट मांगे जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, अपना परचेजिंग कंपनी का अकाउंट बनाओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट बनाओ, वहां अकाउंट मांगे जाएंगे और यहां जनरल एंट्रीज मांगी जाएंगी। बहुत सिंपल। सबसे पहला नंबर 1, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। दिखाता हुआ चलूंगा आपको। 2 मिनट रुकेंगे। तो यहां लिखा है बुक्स ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी। तो परचेजिंग कंपनी की बुक्स में जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो एक ये आपके सामने नाम आएगा, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड ये क्या है? एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में जो मेथड, अकाउंटिंग मेथड लगाया जाता है उसी का नाम दिया गया है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। कई लोग इसे मर्जर मेथड भी कह देते हैं, मर्जर मेथड। तो यानी कि एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, ये बात बार बार हमारे सामने आ रहा है। इसके अंदर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहा गया है उसको बोलते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। ये सिंपल टर्म्स हैं, ज्यादा चिंता मत करना, बस पता होनी चाहिए कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड क्या है। मर्जर मेथड में लगता है। मर्जर मेथड कब लगता है? बहुत रेयर लगता है। ओके।
बता दूं ना भाई, वैसे तो बच्चे आजकल बुक पढ़ते नहीं है, लेकिन कभी मन कर जाए बुक में देखने का तो ये ना कहे ना सर आपने तो बताया नहीं। मैंने तो बताया था कि दो तरह की अमेलगमेशन है, मर्जर और परचेज। मर्जर में जो अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट की हेडिंग दी गई है उसी को बोलते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। इसी को हम लोग मर्जर मेथड भी कह देते हैं। ठीक है, अभी ये हमारे मुद्दे की बात नहीं है क्योंकि हम मर्जर मेथड की चर्चा नहीं कर रहे। हाँ, हमारा मुद्दे की बात यह है कि परचेज मेथड, जब अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो तो परचेज मेथड लगता है, और हमने इसी को फॉलो करना है। बुक में क्या लिखा है इसको जरा शॉर्ट में कर लेते हैं। ये देखो, बुक कह रही है कि गगन सर, हमने बच्चों को ईज करने के लिए कंपैरेटिव चार्ट फॉर्म में बना दिया है, आप नोटिंग मत करवाना, बच्चे यहीं से नोट कर लेंगे। ठीक है, आप यहीं से नोट कर लोगे। आओ जी, हम पहले परचेज मेथड की बात कर रहे हैं। परचेज मेथड मतलब वैसे तो 5 कंडीशन में से कोई कंडीशन टूट जाए तब ये मेथड लगता है, और उसमें से 2 मैंने इंपॉर्टेंट कंडीशन बता दी हैं जो हर क्वेश्चन में टूटने वाली हैं। कि क्वेश्चन में लिखा होता है कि हम ये एसेट नहीं लेंगे, ये लाइबिलिटी नहीं लेंगे, और ये भी लिखा होता है कि इस एसेट की वैल्यू ये लगाई जाएगी, उसकी वैल्यू ये लगाई जाएगी, तो कंडीशन टूट गई। लेकिन अगर बच्चों को अभी स्टार्टिंग में हेजिटेशन हो रही हो तो हमने उनको स्टार्टिंग के लिए बता दिया कि अक्सर आप पाएंगे कि परचेज मेथड होता है। परचेज मेथड में हमारी जो सबसे पहली एंट्री होती है, अपने हाथों से बेटे लिखते हुए चलेंगे, सबसे पहली एंट्री होती है बिजनेस परचेज, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। जो भी परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ है उस परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट से ये वाली एंट्री पास होगी। ठीक है, विद परचेज कंसिडरेशन पहली एंट्री बहुत ही सिंपल है। अब कई लोग तो पहली एंट्री पे भी झगड़ा करते हैं, कई बार करने दो, आगे चल के ये बिजनेस परचेज भी कैंसिल हो जाएगा और लिक्विडेटर की भी पेमेंट हो जाएगी, तो ये दोनों अकाउंट आगे आने वाली एंट्रीज में नलीफाई हो जाते हैं। ठीक है, ज्यादा एंट्री नहीं है, सिंपल सी एंट्री है। नंबर 2, फॉर रिकॉर्डिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ वेंडर कंपनी। परचेजिंग कंपनी ने जो एसेट और लाइबिलिटीज खरीदे हैं उनको रिकॉर्ड करने की जो सेकंड एंट्री है, बहुत ही सिंपल एंट्री है। बताओ, जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो क्या एंट्री होती है? सर, जो भी एसेट हम लोग खरीदेंगे उसको डेबिट कर देंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब सर क्वेश्चन में तो बहुत लंबी बैलेंस शीट होती है, तो आपने सभी एसेट्स को रिकॉर्ड करना है, तो ये आपने इन सभी एसेट्स को ना इंडिविजुअली रिकॉर्ड करना है। अभी मैं करके दिखाऊंगा अभी सही। ठीक है, जो भी आपने वैल्यू एग्रीड की होगी उस वैल्यू पे दिखाओगे, और अगर क्वेश्चन में किसी की एग्रीड वैल्यू नहीं दी होगी तो बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ करके फिर लिखना है टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। अब ये लाइबिलिटीज भी आपने इंडिविजुअली ही रिकॉर्ड करनी है, और जो भी वैल्यू आपने एग्री की होगी उस एग्रीड वैल्यू पे, और अगर एग्रीड वैल्यू गिवन नहीं है तो बुक वैल्यू पे। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लाइबिलिटीज क्रेडिट। एसेट खरीदे तो एसेट डेबिट, लाइबिलिटी ली तो लाइबिलिटी क्रेडिट। टू बिजनेस परचेज, टू बिजनेस परचेज विद परचेज कंसिडरेशन। मैंने बीच में एक लाइन छोड़ दी है। क्यों लाइन छोड़ दी है? क्योंकि जब आप इस एंट्री को लिखेंगे
तो जो डेबिट और क्रेडिट है ये दोनों इक्वल नहीं आते। अगर आ जाएं तो रेयर सिचुएशन होती है, पर ऐसा इक्वल वो आते नहीं है, इसमें डिफरेंस आता है। तो यहां पर AS14 कहता है, AS14 कहता है एनी डिफरेंस इन द above entry shall be transferred to goodwill और कैपिटल रिजर्व। ऊपर वाली एंट्री में अगर कोई डिफरेंस आएगा, और पक्की बात है आएगा ही आएगा, यानी अगर आपकी डेबिट साइड शॉर्ट रह जाए तो उस डिफरेंस को गुडविल कह देना, क्योंकि गुडविल डेबिट में आता है। और अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट रह जाए तो उसे कैपिटल रिजर्व कह देना। अब मान लीजिए, मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मेरे सन्ड्री एसेट्स डेबिट थे 50 लैक्स और मेरी सन्ड्री लाइबिलिटीज क्रेडिट थी 15 लैक्स, और मेरा बिजनेस परचेज जो था वो 60 लैक्स का था। कम कर देता हूं, मान लो ये 40 लैक्स का था। तो ये दोनों एंट्रीज तो मैच हुई नहीं। क्रेडिट में सर 55 लाख बन रहा है और डेबिट में 50 लाख बन रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है ना। डिफरेंस कहां आ रहा है? डेबिट में आ रहा है। तो यहां लिख दूंगा डेबिट में 5 लाख गुडविल। सर अगर उल्टा हो जाता, यहां 40 की जगह 30 लाख हो जाता तो ये 45 लाख होता, तो फिर यहां पर यहां ना आने की बजाय यहां क्रेडिट साइड पे आ जाता, तो मैं इसे कैपिटल रिजर्व लिख देता। तो हमने एक लाइन बीच में छोड़ दी थी। सर हम इसको पहले कैलकुलेट कर लें तो आपकी मर्जी है, एंट्री लिखते हुए कर लो तो आपकी मर्जी है। AS14 ये कहता है कि गगन सर देखो, अगर आपने एसेट लिए 50 लाख रुपए के और आपकी क्रेडिट हो रही है 55 लाख की, मतलब आपका क्रेडिट आपने ज्यादा किया, तो आपको 5 लाख रुपए जो आपने ज्यादा दिए ना, वो आपकी गुडविल के नाम चले जाएंगे। नॉर्मल भाषा में अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा, एक आम इंसान को दिखाई देगा कि सर इसमें नुकसान हो गया, हमने 50 लाख के एसेट लेके 55 लाख की पेमेंट कर दी। जो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है वो नेट एसेट समझ सकते हैं कि सर 50 लाख के एसेट लिए थे, 15 लाख की लाइबिलिटी ली थी, तो मैंने 35 लाख रुपए देने थे, 35 के बदले में मैंने 40 दे दिए, ज्यादा दे दिए, नुकसान हो गया। तो कमर्शियल टर्म ये कहते हैं कि गगन ये नुकसान नहीं होता, ये दरअसल गुडविल होता है। ठीक है, अगर मैंने पैसे कम दे दिए तो इस प्रॉफिट का नाम होता है कैपिटल रिजर्व। यानी समझने वाली एंट्री केवल यही है कि जब आप एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करोगे तो आप एग्रीड वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, परचेज कंसिडरेशन को रिकॉर्ड करोगे, एंट्री मैच नहीं करेगी। अगर डेबिट में बैलेंस आ रहा हो तो उसे गुडविल लिख देना, क्रेडिट में आ रहा हो तो कैपिटल रिजर्व लिख देना, दैट्स इट। यही मेन पूरे AS14 का क्रक्स है और कुछ नहीं है। और यही बात यहां पर लिखी है कि देखो, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आए तो उसे गुडविल लिखना, और अगर वो क्रेडिट में आए तो उसे कैपिटल रिजर्व लिखना, दैट्स इट। ठीक है, ये बुक से भी आपको मैं रीड करवा रहा हूँ। बुक से रीड करवाने का पर्पस ये नहीं होता कि आप कंफ्यूज हो, ये होता है कि चल यार कुछ छूट ना जाए, क्योंकि हम अकेले रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं ना, कुछ छूट ना जाए। सेकंड एंट्री हो गई। नेक्स्ट, थर्ड एंट्री होती है पेमेंट टू लिक्विडेटर। पेमेंट टू लिक्विडेटर। अगर सेकंड एंट्री में अगर आप देखोगे तो मुझे ये बताओ, पहली एंट्री में, फर्स्ट एंट्री में मैंने बिजनेस परचेज को डेबिट किया था तो मेरी सेकंड एंट्री में बिजनेस परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, बिजनेस परचेज डेबिट हुआ, बिजनेस परचेज क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया। अब थर्ड जो एंट्री में बनाता हूं उसमें मैं कहूंगा पेमेंट टू लिक्विडेटर। पेमेंट टू लिक्विडेटर, तो यहां लिखेंगे लिक्विडेटर ऑफ
वेंडर कंपनी डेबिट, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी डेबिट टू, अब आपने कैसे पेमेंट की है, टू इक्विटी शेयर्स दिए हैं तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स, सिक्योरिटी प्रीमियम अक्सर शेयर प्रीमियम पे दिए होते हैं, और बैंक, ज्यादातर हम यही चीजें देते हैं। कभी रेयरेस्ट केस में एग्जामिनर अगर शेयर होल्डर्स को, वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स की भी पेमेंट देना चाहे तो वो भी हमारे पीसी का पार्ट बन जाएगी, क्योंकि पीसी कहता है पेमेंट टू शेयर होल्डर जो भी होगी वो पीसी का पार्ट बनेगी, और पीसी में जो भी आप पेमेंट दे रहे हो परचेज कंसीडरेशन में वो सारी यहां आएंगी। अगर वहां पर हमने कभी डिबेंचर में पेमेंट की है तो वो भी यहां पर आएंगे। ठीक है, वैसे मैं नहीं लिख रहा क्योंकि ज्यादातर डिबेंचर दिया नहीं जाता शेयर होल्डर्स को। ये तीन हमारी मस्ट एंट्री हो गई। एसेट को रिकॉर्ड, पहले बिजनेस की डीलिंग को रिकॉर्ड किया, फिर एसेट लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया, और फिर हमने पेमेंट कर दिया। इसके साथ साथ मेरे पास एक एंट्री और हमेशा बनेगी, एक एंट्री मेरे पास हमेशा और बनेगी, फॉर इशूइंग डिबेंचर्स टू वेंडर कंपनी डिबेंचर होल्डर्स। आपने हमेशा वेंडर कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को एक्वायर किया था। हर क्वेश्चन में लिखा होता है कि आपको हम अपने डिबेंचर दे देंगे, तो पुरानी कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को आप नई कंपनी वाले अपने डिबेंचर्स देते हैं, तो एक एंट्री आप उसकी पास करोगे। तो यहां आप लिखोगे डिबेंचर होल्डर्स ऑफ वेंडर कंपनी डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, और जनरली हम अपने डिबेंचर्स प्रीमियम पे दे रहे होते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। थ्योरेटिकली बात कही जा सकती है कि सर डिस्काउंट पे भी दिए जा सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है, डिस्काउंट पे भी दिए जा सकते हैं। अगर डिस्काउंट पे दिए होंगे तो आप डिस्काउंट के ऊपर उसकी एंट्री कर देना। नंबर 5, पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इफ बाय द परचेजिंग कंपनी। कई बार परचेजिंग कंपनी कह देती है कि चलो भाई वेंडर कंपनी के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट हम लोग करेंगे, तो अगर ऐसा वो कह देती है तो फिर हमारी एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। अगर ऊपर की एंट्री में गुडविल आया था तो गुडविल अकाउंट डेबिट, सॉरी अगर कैपिटल रिजर्व आया था तो कैपिटल रिजर्व डेबिट टू बैंक। यानी कि मेरी बात को आप समझिए, सेकंड एंट्री में जब हमने एसेट और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया था तो AS14 कह रहा था गगन अगर तुमने ज्यादा पेमेंट दी है तो वो जो तुम्हारा नुकसान है उसे गुडविल के नाम से लिख लो। अगर मैंने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिए हैं तो ये भी परचेजिंग कंपनी के लिए एक तरह का नुकसान है, इसको भी फिर हम गुडविल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। अगर मेरे पास सेकंड एंट्री में कैपिटल रिजर्व आ गया था, अगर मेरे पास सेकंड एंट्री में कैपिटल रिजर्व आ गया था मतलब प्रॉफिट हो गया था, तो ये बिजनेस एक्वायर करते हुए ये एक वो कोलेटरल नुकसान हो गया। तो क्योंकि पहले प्रॉफिट आया था तो इस नुकसान को उस वाले प्रॉफिट से एडजस्ट करना पड़ता है। यानी अगर ऊपर की एंट्री में कैपिटल रिजर्व आ गया है तो उस कैपिटल रिजर्व से हम इसे एडजस्ट कर देते हैं। ये एक शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका मतलब क्या है, अगर ऊपर की एंट्री में गुडविल है तो यहां पर तो गुडविल आएगा ही आएगा, लेकिन ऊपर की एंट्री में अगर कैपिटल रिजर्व आया था तो फिर आप एक एंट्री में लिख रहे हो कि बिजनेस एक्वायर करने में प्रॉफिट हुआ, दूसरी एंट्री में लिखोगे बिजनेस को एक्वायर करने में नुकसान हुआ, तो फिर आपको उसको नेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बैलेंस शीट में हम एक ही फिगर दिखाते हैं ना कि भाई बिजनेस एक्वायर करने से नेट में हमें क्या बचा, गुडविल बचा, कैपिटल रिजर्व बचा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो और बातें आपको क्लियर होती जाएंगी। अभी आप नोट करते हैं, ये हमने एंट्री नंबर 5 बना दी, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की हमने पेमेंट कर दी।
इसके बाद कई बार आती है म्यूचुअल ओइंग्स। उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। एक आती है हमारे पास स्टॉक रिजर्व, इसके बारे में भी बाद में बात करूंगा। एक हमारे पास आती है अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये तीन बातें रह गई हैं, बुक में दी है नहीं दी है मुझे नहीं पता, ये तीन बातें आपके साथ मैं और करूंगा। पहले मैं ये जो मिनिमम हर क्वेश्चन में बातें होती हैं मैं वो कर दूं। तो भाई हमने आपको पेमेंट की एंट्री बता दी, यस ठीक है। हर क्वेश्चन में पहली एंट्री बिजनेस एक्वायर होगा, सेकंड एंट्री एसेट लाइबिलिटीज रिकॉर्ड होंगे, तीसरी एंट्री पेमेंट को लिक्विडेटर को पेमेंट होगी, और चौथी एंट्री में डिबेंचर्स की पेमेंट होगी। ये चार क्वेश्चन तो हम, चार पॉइंट हमारे पास कंफर्म्ड होने ही होने हैं। ठीक है, ये चार पॉइंट हर क्वेश्चन में होने ही होने हैं। उसके बाद पांचवी ऑप्शनल एंट्री मेरे पास हो जाती है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की। ये कभी कभी करनी होती है अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस किसने दिए हैं, परचेजिंग कंपनी ने दिए हैं, तो उसकी एंट्री पास होगी। उसके बाद ये कह रहे हैं बुक के सर स्टैच्यूटरी रिजर्व की एंट्री करो, ये मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता क्योंकि समय कम पड़ जाएगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अगर फॉर्मेशन की एंट्री पास करनी हो, मतलब अगर परचेजिंग कंपनी नई नई बनी है तो उसको फिर अपने फॉर्मेशन के खर्चे भी देने पड़ सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो, ऑप्शनल एंट्री है कि दिया हो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री और कर देनी है। ठीक है, आइए जी अब हम चलते हैं क्वेश्चन के पास। मैं परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एंट्री कर रहा हूं। ये क्वेश्चन हम पहले भी स्टार्ट कर चुके थे, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने लास्ट क्लास पहले देखी है और फिर आप इस एंट्री इस वाले क्वेश्चन को या इस वाली क्लास को पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो ए कंपनी ने एक्वायर किया बिजनेस बीसी कंपनी का। ठीक है, अब ए कंपनी के पास शेयर कैपिटल थी, तो इसमें इक्विटी शेयर्स भी थे और इसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी थे। बीसी कंपनी लिमिटेड के पास रिजर्व एंड सरप्लस भी था। तो जब मैं इस कंपनी को खरीदता हूं, परचेजिंग कंपनी जब वेंडर कंपनी को खरीदेगी तो वो इसके शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर देगी, ये मेरे काम के नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस अब मेरे काम के नहीं है, परचेजिंग कंपनी को रिजर्व एंड सरप्लस से कोई मतलब नहीं है। सर ये डिबेंचर्स थे हमारे पास 2,50,000 के, बिल्कुल ठीक है, ये हमने एक्वायर किए हैं। हमने ये लाइबिलिटी एक्वायर की है, बिल्कुल ठीक है। और ये इंटरेस्ट एक्रूड एंड डिबेंचर्स ये हमने छोड़ दिए थे, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर हमारे पास क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास एक तो लैंड एंड बिल्डिंग है और दूसरी प्लांट एंड मशीनरी है। इसमें दो चीजें हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जिनकी वैल्यूज मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है 6 लाख और 8 लाख। लेकिन क्वेश्चन के अंदर लास्ट में दिया हुआ था कि लैंड एंड बिल्डिंग हम 10 लाख पे लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी हम 6 लाख पे लेंगे। यानी ये हम एक्वायर करेंगे 10 लाख पर और ये हम एक्वायर करेंगे 6 लाख पर। टोटली हो जाएगा 16 लाख। ओके, पेटेंट्स हम लोग लेंगे
क्वेश्चन में लिखा था कि पेटेंट्स हम लोग लेंगे एट ₹60,000। पेटेंट्स हम लेंगे 60,000। और यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास पहले से गुडविल आ रही है, 2 लाख रुपीस की गुडविल आ रही है। ठीक है, क्यों मैं कह रहा हूं कि हमारे पास 2 लाख रुपीस की गुडविल आ रही है? क्योंकि जो हमारी सेकंड एंट्री होती है, उस सेकंड एंट्री के अंदर जो डिफरेंस आता है वो हम गुडविल और कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट करते हैं। बैलेंसिंग फिगर गुडविल या कैपिटल रिजर्व होती है। ठीक है, नाउ परचेजिंग कंपनी टू टेक ओवर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश, ऑल लाइबिलिटीज एक्सेप्ट इंटरेस्ट ड्यू एंड टू पे फॉलोइंग अमाउंट। 2,50,000 रुपीज, 2,50,000 रुपीज के जो डिबेंचर है 100 रुपीज वाले, वो इशू किए जाएंगे नई कंपनी में फॉर द एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स इन बीसी लिमिटेड। इस लाइन को देखो, परचेजिंग कंपनी कह रही है कि पुरानी कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स जो हैं, जो 2,50,000 के थे, उन्हें हम 2,50,000 रुपीज के डिबेंचर्स देंगे 100 रुपए वाले। यानी अगर इस लाइन को मैं इंटरप्रेट करूं तो बेटे ये निकल के आता है कि नई कंपनी कह रही है हम आपको 2,500 डिबेंचर्स देंगे 100 रुपीज वाले। ठीक है, फॉर द एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स इन बीसी लिमिटेड। और हम जो देंगे डिबेंचर, वो परचेजिंग कंपनी के जो डिबेंचर दिए जाएंगे वो 105 रुपए के होंगे, 105 रुपीज के होंगे। मुझे बताइए, आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? यानी नई कंपनी कह रही है हम जो अपने डिबेंचर्स देंगे वो हम 5 रुपए के प्रीमियम पे देंगे। यानी डिबेंचर्स जो हम देंगे वो 100 रुपीज प्लस 5 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम ऐसे होंगे। तो जब हम डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट करेंगे तब इस बात को दोबारा उठा लेंगे। उसके बाद हमने कहा था कि हर प्रेफरेंस शेयर्स जो पुरानी कंपनी का है उन्हें हम एक तो 10 रुपीज का कैश देंगे और एक हम उन्हें 100 रुपए का शेयर देंगे। तो यहां पर लिखा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम एक तो कैश देंगे और एक हम उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स देंगे। हर इक्विटी शेयर वेंडर कंपनी के जो हैं उनके बदले में हम 2 रुपीज का कैश देंगे और एक 10 रुपीज का शेयर 15 रुपीज के हिसाब से देंगे, यानी 5 रुपए के प्रीमियम पर देंगे। तो एक तो हम उन्हें कैश देंगे और एक हम उनको शेयर देंगे, और एक शेयर जो हम देंगे वो 15 रुपीज का रहेगा। टोटल हमारी जो परचेज कंसेशन थी वो 21,40,000 थी, ये हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट की थी। इलस्ट्रेशन नंबर 12, बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। आइए जी, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, मेरे साथ बताइए। सबसे पहली एंट्री क्या होती है? सबसे पहली एंट्री होती है बिजनेस परचेज, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर बीसी लिमिटेड with amount of purchase consideration 21,40,000 being purchase consideration recorded। ठीक है, आप पीसी को ड्यू करें या पीसी को रिकॉर्ड करें, जो भी नरेशन लिखे। सेकंड एंट्री हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट। सेकंड एंट्री कहती है गगन सर जो जो एसेट आपने खरीदे उन सबको डेबिट करो। तो पहले तो हमने लिया लैंड एंड बिल्डिंग। मैंने बताया था कि सभी एसेट्स में इंडिविजुअली रिकॉर्ड करूंगा। लैंड एंड बिल्डिंग लिया है, पर उन्होंने कहा था हम इसे 10 लाख का लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी, उन्होंने कहा था हम इसकी वैल्यू 6 लाख लगाएंगे।
पेटेंट्स, इसकी वैल्यू उन्होंने कहा था हम 60,000 पे लगाएंगे, और जिस एसेट के बारे में कुछ नहीं लिखा जाएगा उस एसेट को मैं बुक वैल्यू पे ले लूंगा। तो पेटेंट के साथ मेरे पास गुडविल भी थी। गुडविल मेरे पास 2 लाख की थी, और मैं इसको आउटर कॉलम में नहीं लिख रहा हूं, आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। इसको आउटर कॉलम में नहीं लिख रहा क्योंकि एंट्री लिखने के बाद जो डिफरेंस आता है वो गुडविल में आता है, इसलिए गुडविल की फिगर तो चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए मैं यहां पर गुडविल की फिगर को वहां पर अभी अमाउंट में नहीं लिख रहा। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर हमारे पास और क्या था, क्वेश्चन में हमारे पास था स्टॉक 2 लाख का, डेटर्स थे 250 के। स्टॉक 2 लाख और डेटर्स हमारे पास थे 2,50,000 के। कैश और बैंक को हमने एक्वायर नहीं किया था, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस को हमने एक्वायर नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे लाइबिलिटीज को, टू लाइबिलिटी फॉर डिबेंचर्स, टू लाइबिलिटी फॉर डिबेंचर्स ऑफ बीसी लिमिटेड। आपने बीसी लिमिटेड कंपनी के डिबेंचर्स की लाइबिलिटी एक्वायर की है। यहां पर मैं 2 मिनट आपको समझाना चाहूंगा, 2 मिनट रुक जाइए। ये हमारी बीसी थी और ये हमारी ए लिमिटेड है। बीसी लिमिटेड के पास डिबेंचर्स थे 2,50,000 के। ए कंपनी ने कहा कि हम आपको 2,500 डिबेंचर्स देंगे अपनी कंपनी के 100 रुपए वाले, लेकिन हम आपको 105 रुपए का एक डिबेंचर देने वाले हैं। तो मुझे बताओ ए लिमिटेड ने अल्टीमेटली डिबेंचर होल्डर्स को कितना अमाउंट पे सेटल किया है? 2,500 इंटू 105, 2,62,500। बेटे आपने ये देखना है, जैसे आपने एसेट्स लिया था 10 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग, तो आपने 10 लाख का रिकॉर्ड किया। जब आपने वेंडर कंपनी के डिबेंचर्स को बुलाया अपने पास, तो आपने उन्हें कितनी पेमेंट देने का प्रॉमिस किया है? आपने कहा हम तुम्हें 2,500 डिबेंचर्स देंगे, 100 रुपए का डिबेंचर होगा, लेकिन हम तुम्हें जो डिबेंचर देंगे 105 रुपए पर देंगे, यानी आपने उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट प्रॉमिस की है। तो लाइबिलिटी का टेकन ओवर बुक वैल्यू पर नहीं हुआ, एक्स्ट्रा अमाउंट पे हुआ है, तो ये वाली वैल्यू वहां पर जाएगी। यहां लिखिए आप 2,62,500, 2,62,500। इसके बाद आपने ट्रेड पेबल लिए थे, क्रेडिटर्स लिए थे। ट्रेड पेबल आपके कितने के थे? 1,50,000 के थे। ट्रेड पेबल आपके थे 1,50,000 रुपीज के। ट्रेड पेबल आके 1,50,000 के, और इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ये हमने एक्वायर नहीं की, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैं क्वेश्चन कर रहा था तो मेरे से ये एक लाइबिलिटी का पॉइंट छूट गया था, तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे। हमारे पास जब हम बिजनेस परचेज करते हैं किसी का, तो हमें उसके रिजर्व नहीं मिलते, तो ये मेरे काम के नहीं है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में एक वर्कर्स की लाइबिलिटी है, तो ये हमें लेनी पड़ेगी, तो ये लाइबिलिटी भी हम रिकॉर्ड करेंगे। टू वर्कमैन कंपेंसेशन लाइबिलिटी 10,000, टू बिजनेस परचेज 21,40,000। अब देखिए इस अकाउंट, इसमें आपका कितना डिफरेंस आ रहा है। पहले मैं क्रेडिट साइड का टोटल लगाता हूं, 2,62,500, 1,50,000, 10,000,
21,40,000। बेटे मेरे पास क्रेडिट साइड का टोटल आ जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 26,25,000। ठीक है, अब इसमें से मैं माइनस करूंगा, ध्यान से देखना। मैं 10,00,000, 6,00,000, 60,000, 2,00,000 और 250 केवल यही माइनस करूंगा। -10,00,000, -6,00,000, 60,000, 2,00,000, 2,50,000। ये मेरे पास फिगर बच गई 4,52,500। क्योंकि मैंने ये 2,00,000 का गुडविल का अमाउंट कंसीडर नहीं किया है। अगर किसी बच्चे ने किया होगा तो उसकी ये फिगर 2,00,000 रुपए से कम आएगी। ठीक है, यानी अगर मैं गुडविल को रिकॉर्ड करता हूं तो मेरा डिफरेंस आता है 2,52,500, और अगर मैं इस गुडविल को नहीं रिकॉर्ड करता तो मेरा टोटल आ जाएगा 4,52,500। तो ये 4,52,500 कैसे बना? इसमें 2,00,000 की गुडविल ओरिजिनल वाली भी शामिल है, और जो मेरा डिफरेंस आया 2,52,500 वो भी शामिल है। यानी कि यहां पर आपको एक बात समझनी है कि अगर मेरी वेंडर कंपनी में गुडविल दी हुई है, जैसे यहां दी हुई थी, अगर मैं उस गुडविल को नहीं लिखूंगा तो बैलेंसिंग फिगर में वो वाली गुडविल का अमाउंट ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने वो वाली गुडविल रिकॉर्ड की है तो बाहर मत लिखना, वरना आपको काटना पड़ेगा। अगर वो कंसीडर की है तो वो कंसीडर की है, फिर जो डिफरेंस आएगा उसके साथ में आपको ऐड करना पड़ेगा। यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि आपसे गलती ना हो जाए, कहीं पता चले आप उसमें 2,00,000 रुपीज और जोड़ दो तो एंट्री आपकी मिसमैच करेगी। ठीक है सर, ये बात भी हो गई। एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, लिक्विडेटर ऑफ BC लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम और बैंक। आपने 21,40,000 देने थे। मेरे ख्याल से आपने 1,00,000 इक्विटी शेयर देने थे ऑफ 10 रुपीज ईच, तो ये हो जाएगा आपका 10,00,000। और प्रीमियम में आएगा 1,00,000 शेयर्स ऑफ ₹5 ईच, ये 5,00,000 आएगा। और ये मेरे हिसाब से 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच था, 4,00,000 आएगा। और बैंक में आपने 2,00,000 तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना था, 40,000 आपने प्रेफरेंस को देना था, तो ये आएगा 2,40,000 बीइंग परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज्ड। बीइंग परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज। टोटल कर लेते हैं, 10 और 4 14 और 5 19, 21,40,000। बिल्कुल ठीक है, ये एंट्री हमारी मैच कर गई। फोर्थ मेरी कंपलसरी एंट्री होती है लाइबिलिटी फॉर डिबेंचर्स ऑफ BC लिमिटेड टू, हमने डिबेंचर्स दिए थे कितने, 9%, टू 9% डिबेंचर्स और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये हमने डिबेंचर दिए थे 2,50,000 के, और हमने उनको जो प्रीमियम दिया था वो दिया था हमने 12,500 रुपीज का, यानी कि 2,500 डिबेंचर्स दिए थे 100 रुपीज के, और 2,500 हमने डिबेंचर्स 5 रुपए के प्रीमियम पर दिए थे। इसके सिवाय क्वेश्चन के अंदर एक एंट्री और थी कि सर हमने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट की है, तो क्योंकि ऊपर की एंट्री में गुडविल आया है तो मैं एंट्री बनाऊंगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक, शॉर्ट में एंट्री बना दूंगा। और ये हमारे पास अमाउंट तो शायद 15,000। उसके बाद एक एंट्री, छठी एंट्री हो सकती है जो इस क्वेश्चन में है नहीं, मैं आपको आने वाली क्लास में सिखाऊंगा, म्यूचुअल ओइंग। सेवंथ एंट्री हो सकती है हमारे पास स्टॉक रिजर्व की।
एट्थ एंट्री हमारे पास हो सकती है अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व की, जो कि इस क्वेश्चन में था नहीं। तो ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी मैंने आपको बता दिया, ये 3 पॉइंट मेरे रहते हैं जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या मांगा जा सकता है कि सर क्वेश्चन के अंदर परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट बनाने को कहा जा सकता है। लकीली इस क्वेश्चन में कहा नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लिए मैं यहीं रुक जाता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अभी परचेज मेथड के और क्वेश्चन करवाऊंगा और उनमें ये वाले पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। फिर लास्ट में मैं अपने मर्जर मेथड पे आके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। सर बहुत जल्दी है आपको चैप्टर को वाइंड अप करने की, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपको भी घबराना नहीं है। जी भर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, कभी कभी गलती हो जाएगी, जैसे मुझसे भी लास्ट क्लास में हुई थी, एक मैंने लाइबिलिटी छोड़ दी थी, आपसे भी होगी। एक दो बार आप करेंगे तो वापस आप फॉर्म में आ जाएंगे, है ना। हमसे भी गलती इसलिए हो जाती है क्योंकि अब ऑनलाइन का ज़माना है, कभी कभी हम लोग पढ़ाते हैं तो कुछ ना कुछ स्किप हो जाता है। पहले हम रोज़ाना हर क्लास में पढ़ाते थे, फिजिकल क्लासरूम होता था, बच्चों से बातचीत होती थी, बच्चे याद दिला देते थे। इस सर आपने ये छोड़ दिया। खैर एनी हाउ, तो हमने चैप्टर का मतलब 75% कंसेप्ट कवर कर लिया है। अब हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, अब लर्निंग कम होगी, प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। तो जो आपने पढ़ा है नेक्स्ट क्लास में वो सारा आप रिवाइज करेंगे और फिर हमारे साथ बनाएंगे तो आपको क्लैरिटी होती जाएगी। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।